नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सब मिलकर मनोविज्ञान के कुछ सबसे एसेंशियल आइडियाज में गोता लगाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये हमारे मन के रहस्यों से पर्दा उठाने में कैसे मदद करते हैं। तो एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हम अपने मन के बारे में सच में कितना जानते हैं? सोचिए जरा। यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण की नींव है, जहां हम मनोविज्ञान से जुड़ी कुछ धारणाओं को परखेंगे और कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि उन जवाबों के पीछे जो बड़े बड़े आइडियाज छिपे हैं ना, उनको खोलना है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जाननी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मनोविज्ञान की नींव किसने रखी और वे असल में किस चीज की पड़ताल कर रहे थे। तो मिलिए विलियम जेम्स से, जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। उन्होंने ही मनोविज्ञान को एक औपचारिक विषय बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। अच्छा, यहाँ एक बात साफ कर लेना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग जेम्स और विल्हेम वुंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इतना याद रखिए, जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं, जबकि वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, यानी वो जिन्होंने लैब में मन पर प्रयोग करने शुरू किए थे। तो मनोविज्ञान आखिर है क्या? विलियम मैकडूगल ने इसकी एक बहुत ही क्लासिक परिभाषा दी। यहां दो शब्दों पर गौर कीजिए, विज्ञान और व्यवहार। इसी से ये विचार सामने आया कि मनोविज्ञान उन चीजों का अध्ययन है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान का फोकस उन चीजों पर है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और नाप सकते हैं, यानी हमारा व्यवहार और हमारे काम। इससे मन का अध्ययन सिर्फ अटकलों से निकलकर एक ठोस वैज्ञानिक जमीन पर आ खड़ा होता है। चलिए अब कहानी में एंट्री होती है मनोविज्ञान के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित चेहरे की, सिगमंड फ्रॉइड। आइए उनकी दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। फ्रॉइड का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया था हमारे अचेतन मन का। सोचिए, एक आइसबर्ग की तरह जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है हमारा सचेत मन, लेकिन असली खेल तो पानी के नीचे चल रहा है, जहां हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर और हमारी यादें छिपी हैं और वहीं से हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन ये अचेतन मन, ये काम कैसे करता है? फ्रॉइड के हिसाब से ये कोई शांत जगह नहीं है, बल्कि एक युद्ध का मैदान है। आइए देखते हैं कि हमारे भीतर ये संघर्ष कैसे काम करता है। तो फ्रॉइड ने कहा कि हमारे अंदर ना दो ताकतें हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। एक तरफ है ईगो लिबिडो, इसे हमारी बेसिक इच्छाएं, हमारी ज़रूरतें कह सकते हैं, और दूसरी तरफ खड़ा है सुपर ईगो, यानी हमारी नैतिकता, सही गलत की समझ, जो हमें समाज से खाता है। हमारे अंदर इन दोनों के बीच लगातार एक खींचतान चलती रहती है। तो जब ये अंदरूनी लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? फ्रॉइड कहते हैं कि इससे होता है आंशिक दमन। मतलब जब हम अपनी कुछ इच्छाओं को, जिन्हें समाज गलत मानता है, पूरी तरह दबा नहीं पाते, तो वो एंग्जाइटी या अजीब व्यवहार बनकर बाहर निकलती हैं। फ्रॉइड के अनुसार यही मानसिक समस्याओं की असली जड़ है। ये जो दमन है या रिप्रेशन, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। ये हमारी बुरी यादों और इच्छाओं को अंदर बंद तो कर देता है, पर अंदर ही अंदर प्रेशर तो बनता रहता है ना, और ये प्रेशर कभी भी किसी और रूप में बाहर आ सकता है। ठीक है, ये सब सिद्धांत तो बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या असल दुनिया में इनका कोई इस्तेमाल है? जवाब है बिल्कुल है, और सबसे बड़ा असर पड़ा है शिक्षा के क्षेत्र पर। आइए देखें कैसे। फ्रॉइड के काम ने ही इस बात पर जोर दिया कि किसी इंसान के लिए उसके बचपन के अनुभव कितने ज्यादा मायने रखते हैं, और इसी सोच से जन्म हुआ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। मतलब अब फोकस सिर्फ रट्टा लगवाने पर नहीं रहा, बल्कि बच्चे की भावनाओं को, उसकी अपनी दुनिया को और उसके मानसिक विकास को समझने पर आ गया। अच्छा, एजुकेशन की बात हो रही है तो दो शब्द हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मेथड्स यानी कैसे पढ़ाया जाए, तरीका क्या है, जैसे लेक्चर देना या कोई ग्रुप एक्टिविटी कराना, और स्ट्रैटेजीज यानी क्या हासिल करना है, हमारा बड़ा लक्ष्य क्या है। यही लक्ष्य इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। और हाँ, शिक्षा या एजुकेशन शब्द के भी दो मतलब हैं। एक तो है वो फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में मिलती है, एक तय समय पर, एक तय जगह पर। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखें तो शिक्षा तो जिंदगी भर चलती है। हम हर दिन, हर पल, कहीं भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं।
तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। चलिए एक नजर डालते हैं उन मुख्य बातों पर जो हमें आज की इस चर्चा से याद रखनी है। तो सार ये है, मनोविज्ञान की शुरुआत हुई व्यवहार के विज्ञान के तौर पर। फिर फ्रॉइड आए और उन्होंने अचेतन मन का आइडिया देकर सब कुछ बदल दिया। ये बताया कि हमारे अंदर इच्छाओं और नैतिकता की एक जंग चलती रहती है। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका सीधा असर हमारी शिक्षा व्यवस्था जैसी चीजों पर पड़ा। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई अपने आसपास के लोगों को देखता है, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सबसे ज्यादा सटीक लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।